हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरबीएस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम कुलदीप यादव। मैं आप सभी को आज क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत प्लांट सेल का डिस्कस करने आया हूं। इसके पहले जो हमने पढ़ाया था कि इम्पोर्टेंस क्या होता है क्रॉप फिजियोलॉजी का एग्रीकल्चर में, यानी कृषि में क्रॉप फिजियोलॉजी का पादप का महत्व क्या होता है, उसके बारे में जो मैंने बताया था उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका प्लांट सेल है, यानी पादप कोशिका है, और ओवरव्यू ही जानना है। आपके सिलेबस में जो है प्लांट सेल ओवरव्यू के बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं कि प्लांट सेल क्या होता है, पादप कोशिका। तो सबसे पहले पादप कोशिका की डेफिनेशन है कि यह प्लांट सेल पौधों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, जिनमें एक स्पष्ट केंद्रक यानी न्यूक्लियस और झिल्ली से बंधे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। यानी प्लांट सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स। दीज सेल्स आर यूकैरियोटिक, मीनिंग दे हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यानी प्लांट सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। तो आप सभी जानते हैं कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दो प्रकार के सेल होते हैं, यानी कोशिकाएं होती हैं। जो यूकैरियोटिक होती है वो मल्टी सेलुलर होती हैं, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो बाउंडेड होता है, यानी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और ये हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, और ये मल्टी सेलुलर होती हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं, और उसके न्यूक्लियस जो होते हैं ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं। उनके साइटोप्लाज्म में कहीं भी वो न्यूक्लियस स्कैटर्ड होता है, कहीं भी फैला इधर उधर पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है, वो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, स्पेसिफिक प्लेस पे यानी स्थान पे उस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसलिए उसको ट्रू न्यूक्लियस बोला जाता है। तो यूकैरियोटिक कैसा होता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टी सेलुलर होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स जो सेल होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इसमें बताया है कि प्लांट सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, यानी ये आधारभूत संरचनात्मक इकाई होती है और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी कोई भी जीव हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, उसका जो निर्माण होता है वो कोशिका से ही बना होता है। एक कोशिका से दो कोशिका यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। तो ये कोशिका है, ये कोशिका उस किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक यूनिट होता है, संरचनात्मक यूनिट होता है, एंड कार्यात्मक यूनिट यानी फंक्शनल यूनिट होता है। क्योंकि कोशिका से ही किसी भी जीव का निर्माण शुरुआत होती है। उस कोशिका में बहुत सारे और भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कि सारे क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं, सेल के सारे फंक्शन को यानी बॉडी के सारे फंक्शन को वो संचालित करते हैं। सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स जो पाए जाते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट है कोशिका यानी सेल की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। तो सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि सेल की खोज किसने की थी, यानी किसने डिस्कवर किया था, हु डिस्कवर्ड दी सेल, तो सबसे पहले सेल की खोज यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, यानी 1665 ईस्वी में। ये सूक्ष्म अपने द्वारा ही बनाया गया उनका एक सूक्ष्मदर्शी था यानी माइक्रोस्कोप था, उसी में इन्होंने एक डेड कॉर्क के सेल को देखा था, यानी वो मृत कोशिका थी, और उसी को उन्होंने अवलोकन किया यानी देखा अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में। और मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं उन्होंने देखा, जिन्हें उन्होंने लैटिन शब्द में सेलुली यानी छोटे कमरे के नाम पर कोशिका सेल कहा। उन्होंने ही इसका नाम दिया क्या, सेलुली, यानी एक छोटा सा कमरा। और हालांकि ये वास्तव में कॉर्क की मृत कोशिका यानी डेड सेल से देखा था, यहीं से कोशिका की अवधारणा शुरू हुई थी। यानी जो रॉबर्ट हुक थे
इन्हीं को माना जाता है कि इन्होंने ही कोशिका की खोज की। कब? 1665 ईस्वी में। अपने द्वारा ही बनाए गए माइक्रोस्कोप के जरिए इन्होंने एक कॉर्क सेल लिया और उस सेल को देखा और उनको एक कमरे जैसी संरचना दिखाई दी, यानी छोटा घर दिखाई दिया, जिनको इन्होंने नाम क्या दिया? सेलुली, यानी एक छोटा सा कमरा। ये लैटिन शब्द है। सेलुली क्या है? एक लैटिन शब्द है। उसके बाद पूछा जाता है कि सबसे पहले लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो आपको बताना है कि जीवित कोशिका की खोज एंटन वॉन लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में। पहली बार इन्होंने जीवित कोशिका जैसे कि बैक्टीरिया का अध्ययन किया। बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया में क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। उस बैक्टीरिया का इन्होंने अध्ययन किया और ये कैसा था? लिविंग था, यानी जीवित कोशिका। यानी अगर पूछा जाए, स्पेशली अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो आप बताएंगे एंटन वॉन लीवेनहॉक। लेकिन सिर्फ पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले, तो वो है रॉबर्ट हुक। ये आपका प्लांट का सेल है। प्लांट सेल जो होता है एनिमल सेल से एक बेसिक डिफरेंस जो पाया जाता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। केवल क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। और जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन भी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। तो सेल वॉल जो होता है वो जनरली कैसा होता है? वो डेड होता है, परमिएबल होता है। आगे आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ सेल वॉल के बारे में। अभी ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसी न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। उसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है और ये पूरा आपका साइटोप्लाज्म है। ये जो जेली लाइक सबस्टेंसेस यानी लिक्विड पाया जाता है, गम लाइक या जेली लाइक की संरचना, इसमें लिक्विड पाया जाता है, घोल पाया जाता है सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसमें सारे सेल की ये कोशिकांग है ना, ये माइटोकांड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है। किसमें? साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। तो इसी साइटोप्लाज्म में ये तैरते रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म है और ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। जो रफ होता है उसको रफ का कहने का मतलब खुरदरा कह सकते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ टाइप का होता है उसके ऊपर ऐसे डॉट डॉट क्या लगे रहते हैं? राइबोसोम्स। और आप सभी जानते हैं कि राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसको ईआर भी लिखते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे यानी राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। और ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण करने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण आप सभी जानते हैं, सूर्य की प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल की मदद से, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पौधे अपना भोजन यानी फूड मटेरियल को बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज, स्टार्च, पॉलीसैकेराइड, शुगर्स के रूप में बनाते हैं अपना भोजन। तो वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से होता है। राइबोसोम्स ऐसे छोटे छोटे सर्कुलर पाए जाते हैं, ये सब राइबोसोम्स हैं, देख रहे हैं। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स का काम कौन करता है? राइबोसोम्स। ये एमाइलोप्लास्ट है, पेरोक्सीसोम्स हैं और ये क्या है? गोल्जी अपैरेटस है। अभी आपको आगे बताएंगे कि गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है। ये वैक्यूल्स है। इस सेल के अंदर सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स यही है, वैक्यूल्स है। ये टगर प्रेशर को मेंटेन करता है सेल वॉल के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का। पादप कोशिका की संरचना यानी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। आइए जानते हैं कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक पादप कोशिका की संरचना में कुछ अनूठी विशेषताएं शामिल होती हैं। कठोर कोशिका भित्ति होती है जो कि सेलुलोज
हेमिसोल्यूलोज से बनी होती है। जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज, हेमिसोल्यूलोज एंड पेक्टिन से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज, हेमिसोल्यूलोज एंड पेक्टिन से मिलकर क्या बना होता है? सेल वॉल। अब सेल वॉल में 3 लेयर यानी 3 लेयर पाई जाती हैं, 3 परतें पाई जाती हैं कोशिका भित्ति में। एक होता है मिडिल लेमिला और उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो आगे आपको बताएंगे कि प्राइमरी सेल वॉल किससे बना होता है, मिडिल लेमिला मेनली किससे बना होता है और सेकेंडरी सेल वॉल किससे बना होता है। सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम ये होता है कि वो जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए गए हैं, पाए जा रहे हैं या होते हैं, उनको फिजिकल इंजरी से बचाना है, उनको किसी भी प्रकार से नुकसान न हो, वो अपना काम सुचारू रूप से अंदर करते रहें। इसलिए सेल वॉल जरूरी होता है, साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर को प्रदान करता है, एक डेफिनिट स्ट्रक्चर को वो प्रोवाइड कराता है। कौन? सेल वॉल, क्योंकि ये रिजिड होता है यानी ठोस होता है, कठोर होता है। आप सब देखे होंगे प्लांट के जो सेल होते हैं, माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो प्लांट का सेल बहुत ही अच्छा से दिखाई पड़ता है। उसमें देखेंगे कि सेल वॉल होता है और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी पाया जाता है। तो सेल वॉल करता है क्या है? एक डेफिनिट स्ट्रक्चर प्रदान करता है और इंजरी से सेल ऑर्गेनेल्स को बचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मतलब बता रहा है कि इसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अब आता है पौधों, कवकों, बैक्टीरिया और शैवाल की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर स्थित एक कठोर होता है, निर्जीव होता है और पारगम्य होता है क्या? सेल वॉल। सेल वॉल कैसा होता है? कठोर होता है, निर्जीव होता है यानी डेड होता है, साथ ही साथ वो पारगम्य होता है यानी परमिएबल होता है। किसी भी चीज, पानी हो, सॉल्यूट हो, सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट हो, उसको अपने आर पार यानी इस तरफ से उस तरफ आवागमन के लिए परमिएबल होता है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती, वो चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूट हो, वो सारे उसमें परमिएबल होते हैं, उसमें से आवागमन कर सकते हैं आसानी से। किसमें से? सेल वॉल से। यह संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और आकार प्रदान करता है। कौन? सेल वॉल। पौधों में सेल्यूलोज, हेमिसोल्यूलोज और पेक्टिन से बना होता है और इसमें 3 लेयर पाया जाता है। मैंने बताया कि मिडिल लेमिला होता है, फिर प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो मिडिल लेमिला होता है, कोशिका भित्ति की जो 3 परतें हैं, उन 3 परतों में एक मिडिल लेमिला होता है जो कि सबसे बाहरी परत होता है, आसपास की कोशिकाओं को एक साथ जोड़ने का काम करता है। मिडिल लेमिला करने का काम क्या करता है? जो आसपास की कोशिकाएं हैं, उन सेल हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है और यह ग्लू के रूप में कार्य करती है। यानी ग्लू मतलब करता क्या है? ग्लू किसी चीज को जोड़ने या चिपकाने का काम करता है, उसमें जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, तो इसमें भी वही पाया जाता है। और यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स जो होते हैं उससे बने होते हैं। कौन? मिडिल लेमिला। उसके बाद आता है प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है, मैं बना देता हूं, कुछ इस तरह से आपका जो है, मैं एक रफ टाइप का बना रहा हूं। बाकी इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स वगैरह सब पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मेरा मकसद ये था कि आपको ये बताना कि जो ये बाहर दिख रहा है सेल वॉल है, ये लेयर है ना, 3 लेयर पाए जा रहे हैं। तो मिडिल लेमिला है, प्राइमरी, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है ये मोटी होती है, कठोर होती है और सेलुलोज और लिग्निन से बनी होती है। कौन? सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। लेयर है ना, ये 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर, ये सेल वॉल की लेयर है, 3 परतों से मिलकर बना होता है। फिर बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है।
सेल मेम्ब्रेन होता है सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, यानी कोशिका झिल्ली, बहुत पतली सी झिल्ली पाई जाती है, जो कि एनिमल सेल में भी पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अब देखेंगे कि कोशिका भित्ति के अंदर होती है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, और ये सेमी परमिएबल होता है। अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सेमी परमिएबल का मतलब है अर्ध पारगम, यानी सारी चीजों को वो परमिट नहीं करता है कि सारी चीजें उसमें से, यानी सेल मेम्ब्रेन से पार कर सकें। उसके जो पोर्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं, उनसे सारी चीजें पार नहीं हो सकती हैं, इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सकती हैं। कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स ही हैं, मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट हैं, जो कि उस मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकती हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसीलिए आप जब हम बता रहे थे, आप ध्यान होगा आपको कि हम जब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की बात कर रहे थे, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ऑस्मोसिस का हमने चर्चा किया था कि किस तरह से ऑस्मोसिस होता है। और ऑस्मोसिस का उदाहरण हमने दिया था एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, कि किशमिश हो, सूखा होता है, पानी में रखिए तो वो फूल जाता है, एंडोऑस्मोसिस हो जाता है। क्यों होता है? तो उन दोनों सॉल्यूशन का जो आवागमन हो रहा है, पानी का आवागमन हो रहा है, वो उसके दोनों के बीच कौन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, वही काम कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पे है कि सेमी परमिएबल होता है, यानी अर्ध पारगम्य होता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में जुबान लड़खड़ा जाती है, तो उसके लिए माफ करिएगा आप लोग। तो न्यूक्लियस, आनुवंशिक सामग्री किसमें होता है? न्यूक्लियस में होता है, और यह कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। हमने अभी कोशिका अभी बनाया था, उसके अंदर एक गोला सा न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल वगैरह होते हैं, डीएनए होते हैं, क्रोमैटिन धागा होता है, उसी क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। तो ये न्यूक्लियस जो होता है, ये किससे बना होता है? फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब बात आती है कि क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट उस सेल में पाया जाता है, प्लांट के सेल में या एनिमल सेल में तो नहीं पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्योंकि एनिमल सेल क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं, प्लांट सेल ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो करते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फूड मेकिंग का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। आज प्लांट सेल का बस ओवरव्यू था, इतना जान लीजिए। फिर नेक्स्ट आपके टॉपिक में या सब्जेक्ट में होगा या है तो उसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट यानी फोटोसिंथेसिस जब आएगा ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो उसमें आप लोग क्लोरोप्लास्ट अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। अभी सेल ऑर्गेनेल्स मैं बता रहा हूँ कि करते क्या हैं, इनका काम क्या है, और कौन कौन से मेनली सेल ऑर्गेनेल्स को हमको जानना है कि प्लांट सेल में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो मैंने बताया कि ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। फिर आता है वैक्यूल्स, जो कि रिक्तिका होती है ऐसे बड़ा सा उस प्लांट सेल में, सबसे ज्यादा जगह यही घेरता है। पोषक तत्व और अपशिष्ट को संग्रहित करता है और टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, जिससे टर्गर प्रेशर ही मेंटेन करता है, जिससे कोशिकाएं फूली हुई होती हैं, रिजिड होती हैं, कठोर होती हैं। और टर्गर प्रेशर यानी पानी का एक उसमें जो सोल्यूशन है उसका दबाव को मेंटेन किया रहता है, ताकि एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल अपने शेप में रहे, कोशिका अपनी शेप में रहे और परमिबिलिटी हमेशा बनी रहे, ठीक है। अब बात आती है कि माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। माइटोकांड्रिया करता क्या है? माइटोकांड्रिया को एक नाम दिया जाता है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का विद्युत गृह बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का स्टोरेज होता है। एटीपी एक एनर्जी है जो रिस्पिरेशन में काम आता है। रिस्पिरेशन आप लोग टॉपिक में है, रिस्पिरेशन में बताऊंगा क्या होता है, श्वसन कैसे होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन होता क्या है।
तो सेलुलर रिस्पिरेशन भी इसी में पाया जाता है, किसमें, माइटोकांड्रिया में। और माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एटीपी संग्रहित होता है। ये क्या हो गया, माइटोकांड्रिया जो सेलुलर रिस्पिरेशन की जगह होती है, यानी कोशिकाएं जहाँ पे श्वसन की क्रिया करती हैं, वो कहाँ पे करती हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन माइटोकांड्रिया में। बहुत छोटे होते हैं, आमतौर पर गोल या रॉड के आकार के होते हैं। रॉड शेप मतलब ये पेन देख रहे हैं आप, ये रॉड शेप का है, इस तरह का भी पाया जाता है। और कभी कभी ये कहीं कहीं पे सर्कुलर यानी गोलाकार भी पाया जाता है। लंबाई कितनी होती है, 1 मिली माइक्रोन से 3 मिली माइक्रोन तक होती है। और इसकी डायमीटर थिकनेस यानी मोटाई कितना होता है, 0.5 से 1 मिली माइक्रोन तक होती है। इसके अंदर माइटोकांड्रिया के अंदर उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। अभी आपको फिगर में बता रहा हूं। ये है माइटोकांड्रिया। ये माइटोकांड्रिया देख रहे हैं, ये जो जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये जिगजैग, ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये सृष्टि बोला जाता है। और ये इसमें डीएनए पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, आरएनए भी पाया जाता है। ये देखिए, सृष्टि कुछ भी बोल सकते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन जो भी करिए, तो इसको क्रिस्टी बोला जाता है। तो ये क्या है, जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिगजैग, ये ना, ये सब क्या है, ये क्रिस्टी बोलते हैं। इसमें राइबोसोम्स इसमें भी पाया जाता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, और क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अच्छा, इसमें डीएनए पाया जाता है किसमें, माइटोकांड्रिया में। इसलिए इसको इसमें कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल किसमें, माइटोकांड्रिया में भी पाया जाता है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब हेरिटेबल कैरेक्टर्स इसी में पाया जाता है। प्रोजेनी टू पेरेंट्स टू प्रोजेनी जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, हेरिटेबल होते हैं, वो डीएनए के थ्रू ही वन जनरेशन टू नेक्स्ट में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ये देखिए, मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, ग्रेन्यूल्स, ये सारी चीजें किसमें पाई जाती हैं, माइटोकांड्रिया में। और इसमें क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल के लिए जरूरी जो एंजाइम्स होते हैं, क्रेब्स साइकिल के लिए जो जरूरी एंजाइम्स किसमें पाए जाते हैं, माइटोकांड्रिया में पाए जाते हैं। अब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो उसमें ये भी बताऊंगा कि क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ये इसका पार्ट नहीं है। तो माइटोकांड्रिया ग्राउंड वाले फेज को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, यानी जो क्रिस्टी होता है, जिग-जैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्रिस्टी बोलते हैं। बाकी जो जगह बचा होता है, खाली स्थान होता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये देखिए मैट्रिक्स, ये है, ये खाली जगह है ना, ये रेड कलर का जो दिख रहा है, ये सब क्या है, मैट्रिक्स हैं। इसके बीच में जो, इनके बीच में जो पाया जा रहा है क्या है, मैट्रिक्स। गोल्जी बॉडी, अब गोल्जी बॉडी होता है सेल कोशिका में, आपको दिखा रहा हूं, कोशिका का फिगर किधर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें गोल्जी बॉडी नहीं बनाया क्या, ये है गोल्जी अपैरेटस, ये है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये गोल्जी अपैरेटस है। इसके बारे में, ये क्या काम करता है, इसको और क्या नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। डायनेमिक स्ट्रक्चर का होता है। डिक्टियोसोम लगातार बदलते रहते हैं क्योंकि कुछ सिस्टर्न बड़े होते हैं जबकि दूसरे सिकुड़कर गायब हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्म में फैली होती है। इसका काम होता है प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करना और परिवहन करना। तो जो गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है प्रोटीन और लिपिड्स का निर्माण करना, साथ ही साथ जहां पे उस कोशिका में जहां पे उसकी आवश्यकता है उस प्रोटीन की और लिपिड्स की, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। साथ ही साथ स्टोरेज करने का यानी संग्रहित करने का काम कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस। तो जहां कोशिका में जहां पे प्रोटीन की आवश्यकता होगी या फिर क्या कहते हैं, लिपिड्स की आवश्यकता होगी, वो कौन स्टोरेज करता है, इसको गोल्जी अपैरेटस। ठीक है।
और इसको ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। और ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। और ट्रांसफर आरएनए जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। किसको? प्रोटीन को। अब यह है राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स। सेल में ऐसे गोले गोले संरचनाएं पाई जाती हैं, वो क्या है? राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स का मेन काम होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, द मेन वर्क ऑफ द राइबोसोम्स। और क्या काम करता है? ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। और सबसे पहले किसने देखा था? जे.ई. पैलाडे ने 1955 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था। अच्छा, राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है, आरएनपी, यानी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि इसमें राइबोसोम में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और आरएनए भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है राइबोसोम में, इसीलिए इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, राइबोसोम्स को। और यहाँ राइबोसोम्स दो प्रकार का होता है, 70S एंड 80S का। तो उसके बारे में अच्छे से बताएंगे जब प्लांट सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे तब, कि राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर। अभी ये आप जान लीजिए कि राइबोसोम जो होता है इसका मेन काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और प्रोटीन कोशिकाओं के लिए बेहद ही जरूरी होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इन्हें क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था क्लाउडी, इन्हें माइक्रोसोम बोले थे। क्या बोले थे? माइक्रोसोम बोले थे। यह है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वही होता है जो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो भी लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंसेस पदार्थ पाए जाते हैं वो सारे क्या हैं? साइटोप्लाज्म हैं, जिनके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स तैरते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म और एक होता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर मिला देंगे तो वो बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस को हटा करके अगर बोलेंगे तो वो क्या बोला जाएगा? उसको साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस को अगर हम एक साथ जोड़कर बोलें तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। मुख्य फंक्शन क्या है? मेन काम क्या है कोशिका का? यानी प्लांट के सेल का मुख्य काम यह है कि कोशिकाएं पौधों के जीवन की मूलभूत इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाना, पोषक तत्व, जल का परिवहन जाइलम फ्लोएम के माध्यम से। तो जाइलम से किसका परिवहन होता है? जल का। यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। तो याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है, जाइलम जैसे जाइलम जैसे जल, यानी जाइलम से जल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कहाँ से? सॉइल से। सॉइल से वो एब्जॉर्ब करेगा, पूरे प्लांट पार्ट्स को प्रोवाइड कराएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। कौन? जाइलम। और फ्लोएम, एफ से फ्लोएम और एफ से फूड, यानी फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? फूड मटेरियल का, यानी भोजन जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है वो पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा? फ्लोएम। प्लांट में आपने देखा होगा जो बार्क होता है, छाल होता है, उसमें फ्लोएम पाया जाता है। उसके अंदर जो कठोर भाग होता है तना के अंदर, तना में, उसको बोलते हैं जाइलम। तो जो पत्तियों में भोजन बनता है, फूड मटेरियल बनता है, वो फ्लोएम के द्वारा पूरे भागों में वो ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद कोशिका क्या करता है? सहारा देता है। किसके द्वारा? सेल भित्ति, यानी कोशिका के जो वाल होते हैं उसके द्वारा। और ये रिक्तिका भंडारण का काम करता है, और प्रजनन जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ये सभी केंद्रक द्वारा समन्वित होते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा, क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का संश्लेषण स्टोरेज करता है, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। उसके बाद ये आप सेल देख सकते हैं, इसमें क्लियर आया नहीं है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे कि राइबोसोम्स उपस्थित है, स्मूथ वाले पे नहीं उपस्थित होता है। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे कि राइबोसोम नहीं पाया जाता। ये गोल्जी अपैरेटस है जो कि प्रोटीन या लिपिड्स का फॉर्मेशन यानी सिंथेसिस करता है, बनाता है, और जरूरत पड़ने पर वो ट्रांसपोर्ट भी करने में मदद करता है।
नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश ऊर्जा को संग्रहण करके पानी की मदद से ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करता है। और ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा। जल का ट्रांसपोर्टेशन, खनिज का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम के द्वारा भोजन यानी फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब सहारा और संरचना, तो मैंने पहले इस पे चर्चा कर दिया है कि सहारा कौन प्रदान करता है? सेल वॉल। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कौन प्रदान करता है? सेल वॉल। अब है स्टोरेज एंड वेस्ट, रिक्तिकाएं, पानी, पोषक तत्वों, रंजकों यानी पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं? कलर। अलग अलग प्रकार के कलर पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं पत्तियों में, उसको बोलते हैं रंजक। इसको संग्रहित करने का काम करता है। कंट्रोल एंड ग्रोथ, केंद्रक में डीएनए होता है, यह कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित करता है और वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन को सक्षम बनाता है। सेल डिवीजन आप पढ़ेंगे तो उसमें न्यूक्लियस का एक अहम रोल होता है। अगर न्यूक्लियस नहीं हो तो सेल बेकार है, सेल किसी काम का नहीं है। तो सेल डिवीजन में न्यूक्लियस ही डिवाइड हो जाता है, आधे से डिवाइड होके एक सेल से दो सेल बनता है, तो दूसरे सेल में भी वो वही न्यूक्लियस का पार्ट उसमें जाकर आधा इसमें आधा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो न्यूक्लियस जो है सेल डिवीजन में अहम रोल निभाता है। और तभी एक सेल से दो सेल बनता है, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मल्टीप्लिकेशन सेल का होता रहता है और जेनेटिक मटेरियल का विभाजन भी होता रहता है। इसीलिए जो पेरेंट्स में कैरेक्टर्स होता है वो प्रोजेनी यानी पेरेंट्स प्रोजेनी सेल में भी आ जाते हैं, यानी डॉटर सेल में भी आ जाता है वो कैरेक्टर्स। और वो कैरेक्टर किस में उपस्थित होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में ही डीएनए यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, और उसी में सारे कैरेक्टर्स उपस्थित होते हैं। तो सेल डिवीजन में डिवीजन हो गया न्यूक्लियस का, ठीक है। तो ये आसान सी बात है। सिक्योरिटी यानी कोशिका भित्ति रोग जनकों के खिलाफ पहली रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करती है। अब आगे आपका खत्म है। तो कुल मिला के आप लोगों ने ये जाना कि सेल क्या होता है, सेल की खोज किसने किया, सेल की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया, और एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल का पहली बार खोज किया। उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर आपने देखा, 3 लेयर में होता है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद उस सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है जो कि सेमी परमिएबल होता है, यानी अर्धपारगम्य होता है। सेमी परमिएबल का मतलब है कुछ ही सेलेक्टिव चीज़ों को वो अपने से पास आउट करने देती है या इन अंदर की तरफ आने देती है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? माइटोकांड्रिया है, गोल्जी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि 2 प्रकार का मैंने बताया, राइबोसोम्स है, माइटोकांड्रिया है, वैक्यूल्स है, पेरोक्सीसोम्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस हैं, आरएनए है, डीएनए है, उसके अंदर जो पाया जा रहा है वो सारी चीज़ आपने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने बताया कि इन सब का काम क्या है, कि गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ठीक है, राइबोसोम्स का काम क्या है, न्यूक्लियस का काम क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी में, जो देखते हैं सब्जेक्ट में सिलेबस में आपके क्या है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए और समझिए, और लाइक करिए। आरबीएस महाविद्यालय मेजा खास के चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।